भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कू ऐप और रिपब्लिक भारत की बस आज पहुंची है बाराबंकी। बाराबंकी वो जिला जहां पर दिन की शुरुआत होती है महादेवा में होने वाली प्रभु शिव की आरती से, जहां पर पांडवकालीन पारिजात वृक्ष जिसकी छांव तले बाराबंकी पलता है, बड़ा होता है। बाराबंकी वो जिला जहां पर लगने वाला देवा शरीफ मेला सिर्फ और सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। जितना ही शांत ये जिला बाराबंकी है, उतनी ही यहाँ की सियासत हमेशा से गर्म रही है। कहने को तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2017 के अंदर जो परफॉर्मेंस यहाँ पर बीजेपी ने दी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से बाराबंकी जिला इस बार बड़ी चुनौती जरूर बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस लेकर हम पहुंच चुके हैं आज बाराबंकी। बाराबंकी वो जगह जिसका इतिहास में भी जिक्र किया गया है, जिसका अपना पौराणिक कथाओं की वजह से जिक्र लगातार किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसकी राजनीति को देखा जाए, बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी राजनीति रही है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बात करें, 6 विधानसभा सीटों वाला ये जिला, जहां पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सीटें समाजवादी के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इन तमाम सवालों के साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरगोविंद सिंह जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ तनुज पुनिया जी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हाफिज अय्याद अहमद जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीएसपी से सुरेश गौतम जी मौजूद हैं और एमआईएम से हमारे साथ कुंवर जामी जी मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सभी अपना तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही कर लेती हूँ। हाफिज अय्याज अहमद जी, मुझे ये बताइए कि 2 सीटें तो आपके पास है, लेकिन क्या लग रहा है 2 सीटें भी बचा पाएंगे या जमानत जब्त हो जाएगी? सबसे पहले आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में जनपद की सम्मानित जनता ने हमें 6 में 6 सीटें दे करके जिताने का काम किया था, और हमने 100 बेड का जिला महिला अस्पताल बना करके, जो सामने आप देख रही हैं दाहिने हाथ पे, और दूसरी तरफ बाईं हाथ पे जो आप विकास देखना हो तो ऑडिटोरियम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया गया था। यहाँ पे 4 इंटर कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया, और वहीं पे महिला टेक्निक भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया। ये इस तरीके से तमाम काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, पर अफसोस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ पे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शमशान के नाम पे भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ पे 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 6 विधानसभा सीट करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना का काम करेंगे। ठीक है, सवाल अब मेरा बीजेपी से होगा। सर, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, 4 सीटें तो आपके पास है, लेकिन लग रहा है अपना किला भी बचा पाएंगे इस बार? बीजेपी से हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ सुरेश गौतम जी मौजूद है। सुरेश जी, मुझे ये बताइए, मायावती की अगर हम बात करें, मायावती जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन मुझे ये समझाइए मायावती स्टैंड कहाँ कर रही है, बीएसपी स्टैंड कहाँ कर रही है? उत्तर प्रदेश में नजर भी आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपकी टीम को पूरी धन्यवाद जो बुलाया यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आपने कहा कि ये समाजवादी का गढ़ रहा है, 2012 में इन्होंने केवल 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2007 में ये बीएसपी का गढ़ रहा है। उसमें 5 विधायक हमारे यहाँ पर रहे हैं, लोकसभा सांसद हमारा था, अध्यक्ष जिला पंचायत हमारा रहा है, नगर पालिका चेयरमैन हमारे रहे हैं, तमाम सभासदगण रहे हैं, तो इस तमाम ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इस तरह ये बाराबंकी ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का गढ़ रहा है। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख से आजकल आप लोग खुश हो गए, मुख्यमंत्री का लोभ छोड़ दिया है क्या? नहीं, 5 एमएलए हमारे, मैंने बताया ना कि आपने बीएसपी का नाम ही नहीं लिया कि बीएसपी कभी कभी गढ़ रहा है। ये 5 एमएलए बीएसपी के 5 एमएलए बीएसपी के रहे हैं यहाँ पर, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माती जी को आज लोग
पूरे प्रदेश में फिर से याद कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर जिस तरह से बहन कुमारी माथुर जी ने उत्तर प्रदेश में मेंटेन किया था, इसके अलावा आप बता दीजिए कि कोई दल का नेता बता दे कि उस तरह से मेंटेन कर पाया हो। 4 बार हमारी सरकार रही और चारों बार के सरकार में हमारी सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। अयोध्या के मामले को लेकर के हमेशा दंगा पूरे देश में कराया जाता था, जिसमें लाखों हमारे भाइयों की जान जाती थी, लाखों माताएं हमारी उनकी गोद सुनी हो जाती थी, लाखों बच्चे यतीम हो जाते थे, लाखों बहनें हमारी विधवा हो जाती थी। लेकिन धन्य है बहन कुमारी माथुर जी, अयोध्या के मामले को लेकर के 30 सितंबर 2010 को अयोध्या का फैसला आना था। फैसला आना लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में है, उसकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी माथुर जी, और मामला अयोध्या का जो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री माथुर जी। लेकिन 11 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया, 11 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन बहन कुमारी माथुर जी ने कर्फ्यू नहीं लगने दिया और किसी एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आने दिया। कुंवर जामी जी, ये था लाइन ऑर्डर हमारी बहन जी का। कुंवर जामी जी, कोशिश तो आप लोगों ने बहुत की थी, समाजवादी के पास भी गए, बीएसपी के पास भी गए, तमाम कोशिशें की गई कि कोई तो हाथ मिला ले, लेकिन अब कहां एमआईएम स्टैंड कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, एमआईएम जो है वो मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। उनको आज तक के उनका कोई हक नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। सरकारें तो उन्होंने सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर ज़रूर बनाई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, सबको मुसलमान वोट देता आया है, मगर मुसलमानों को अपना हक और हुकूक कभी नहीं मिला। इसी हक और हुकूक दिलाने के लिए एमआईएम पार्टी का गठन हुआ और उसी में हम लोग लगे हुए हैं और इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनका अधिकार मिल सके, सरकारी नौकरियां मिल सके, उनको अच्छी तालीम मिल सके। क्या बाराबंकी से भी आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे? जी, मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के पास जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मुस्लिमों को आप मुख्य धारा से लाकर जोड़ेंगे और लोगों के आपको वोट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सबका साथ सबका विकास, ऐसा आपका भी कोई एजेंडा है? देखिए, सबका साथ सबके विकास का एजेंडा समता मूलक समाज को लेकर ही चलूंगा। आपकी परिकल्पना क्या है? हमारी परिकल्पना यह है कि विकास हमारा मुद्दा है और एक विशेष जाति का विकास या फिर सबका विकास। आपके फ्रेम में कौन कौन आता है? हमारे फ्रेम में समता मूलक समाज, सारे मंचों से वो चीजें नजर नहीं आती है ना सर? सब है हमारी नजर मंचों से वो चीजें, हमारी पार्टी में लेंगे इसका, मंचों से ये चीजें इनके, मैंने जैसे इन्होंने कहा मंचों से वो चीजें कभी नजर नहीं आती इनके। एमआईएम के हमारे साथी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने जो शेर पढ़ी थी और वो शायद शेर इनको नहीं पता, फिर दूसरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देश आज़ाद होने के बाद कहा था कि इस देश के अंदर अब मुस्लिम कोई पार्टी नहीं बनेगी, इस देश के अंदर कोई मुस्लिम लीडर नहीं होंगे, इस देश का मुसलमान हमारा देश का जो बहुसंख्यक है उसको अपना नेता मान करके आगे बढ़ेगा, उनकी क़यादत में हम सब तरक्की करेंगे। ये किस बेस की बात करते हैं? मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, इसीलिए हम इनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। कुंवर जामी से लूंगी, उससे पहले मैं एक बार तनुज पुनिया के पास जाऊंगी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। सर, माफी के साथ थोड़ी देरी से आपके पास आ रही हूँ। ये बताइए, बाराबंकी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपकी नींव पहले मजबूत थी और आज जितनी खोखली हो गई है वो सभी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप सभी का, आप बाराबंकी आए और हम लोग को यहाँ मौका दिया। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, ये सच है कि हम लोग बीच में बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन जब से माननीय प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाली है, जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ी है, नारा भी उन्होंने दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जब से उन्होंने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस पार्टी अब हर स्तर पे गांव-गांव में अब दिखने लग गई है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, लोगों ने प्रियंका गांधी जी का ये नारा सुना है, हर कोई लड़की हर कोई महिला आज ये नारा जानती है और भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ रही हैं और एक पहली बार ये ऐसा हुआ है कि महिलाओं को एक अलग वर्ग की तरह देखा गया है, जहां पे महिलाओं की अलग ज़रूरतें, अलग परेशानियां, अलग समस्याएं, इसको पहचाना गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बाराबंकी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी इससे पहले कई योजनाएं जो हैं वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। चाहे आप गैस सिलेंडर्स की बात करें, बच्चों को पढ़ाने की बात करें, अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचती है, बाकी भी पार्टियां सोचती हैं। ऐसा नहीं है। आप गैस सिलेंडर की बात कर रही हैं, फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन एक तरफ सब्सिडी जहां पूरी तरह खत्म कर दी है,
दूसरी तरफ 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। यही 2014 में जब सरकार गई थी 414 रुपए का सिलेंडर था और 137 रुपए की सब्सिडी खाते में आती थी। तो जहां आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है वहां कुछ नहीं हुआ। तनुज जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था लेकिन रोकूंगा। हाँ बताइए। क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा सिर्फ यूपी तक ही सीमित है? जब हम राजस्थान जाते हैं तो वहां पर ये नारा क्यों नहीं दिखाई देता है? अलवर की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। जी देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी यहाँ की इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी जितनी भी स्कीम है उन्होंने जो चालू की है, जिस तरह से प्रचार किया है, जिस तरह से वो हक की लड़ाई लड़ रही है, जब उनको केंद्र में मौका दिया जाएगा तो पुरजोर से पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत सरना नहीं, जब वो यहाँ की इंचार्ज हैं उन्होंने उनकी विचारधारा केवल उत्तर प्रदेश में सीमित हो सकती है ना, वो पूरे देश में तो कहाँ लागू कर सकते हैं? पंजाब के सीएम तो उनको रिपोर्ट करते हैं। नहीं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन्होंने बस कह दिया था, हमने बताया है उनको, प्रियंका गांधी जी को उनकी इज्जत करते हैं इसलिए उनको बताया है। लेकिन अगर इज्जत करते हैं तो इतना ही अगर ख्याल था प्रियंका गांधी को तो कम से कम एक ट्वीट करना तो बनता था। मुझे लगता है वो नैतिकता होती है। ठीक है, मैं सर के पास एक बार फिर से आऊंगी। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी प्लस योगी इज इक्वल्स टू उपयोगी, मानते हैं आप ये बात? क्योंकि जनता तो बहुत मान रही है, हम चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, जनता कह रही है कि देखिए योगी जी ने काम तो बहुत अच्छा किया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। सपा समाजवादी पार्टी जब थी तो गुंडा राज था। अच्छा ये बता दीजिए कि काम की बात आपसे किसने कर दी? यहाँ पर बाराबंकी के बारे में ही मैं, अगर बीजेपी के नेता मौजूद नहीं है, लेकिन वो बता दें कि बाराबंकी में कौन सा उन्होंने काम करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तो विकास की बाढ़ सी आ गई थी। बहन कुमारी माची जी ने जो शहरों में गरीब लोग रोड के किनारे रहते थे, गंदे नाला के किनारे रहते थे, रेलवे स्टेशन किनारे रहते थे, ऐसे लोगों को मानवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना चला करके 3 मंजिल और 4 मंजिल मकान पर मैं आपको रोक रही हूँ, मेरा बना करके उनको सीधे सड़क से उठा के मकान में लाने काम किया। सुनिए, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि राजनीतिक रैलियां करें, लोगों के बीच में जाए, जिस तरीके के रोड शोज किए जाते हैं वो किए जाए, जनता से संवाद किए जाए, पत्रकारों से बातचीत करें? ऐसा क्यों नहीं होता बीएसपी में? पत्रकारों से तो आज भी बात किया है, ऐसा नहीं कि, और अभी 9 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 9 तारीख को भी हम लोगों से भी बात किया और आप लोगों से भी बात किया। पत्रकारों से तो नहीं कह सकते, लगातार बहन जी हमेशा पत्रकारों के साथ। जब आपकी सरकार थी या किसी और की भी सरकार थी, एक चैनल बता दीजिए जिसको आपने सिंगल इंटरव्यू दिया जो है मायावती ने दिया। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी, मेरा सवाल सर ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जनता से संवाद मायावती क्यों नहीं करती? क्यों सतीश चंद्र मिश्रा जो है फ्रंट फुट पर आकर जो है बीएसपी का जो है संभालने की कोशिश करते हैं? ये देखिए, केवल विरोधियों का प्रोपोगंडा है जिसको मीडिया भी हाथों हाथ ले रही है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि बहन कुमारी मायावती जी की हमेशा चुनाव में ही रैलियां होती हैं। ये आप अगर याद कर लें तो हमेशा चुनाव में ही रैलियां करती हैं। बहुजन समाज पार्टी का कल्चर दूसरी तरह हल्ला बोल वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का काम है लोगों को गांव-गांव जाकर के जागृत करना। हर बूथ पर हमारा हमने संगठन तैयार किया। हमने हर विधानसभा को 2-2 खंडों में बांट करके। ठीक है सर, आपकी सारी बातों का जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास है। हरगोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर तमाम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, 4 सीटें आपके पास हैं, मुझे ये बता दीजिए किला बचा पाएंगे अपना? क्योंकि समाजवादी तो कह रहे कि देखिए इस बार तो सेमीफाइनल तो छोड़ दीजिए, फाइनल है सीधा। बिल्कुल हम किला बचा पाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जो सोच कर ये लोग खुश हो रहे हैं कि जो नेवले वगैरह भागे हैं ना, ये पिता से शुरू हुई परिक्रमा पेटे तक पहुंच गई है। अब इनका काम खत्म हो गया, इनका साइकिल पूरा हो गया, अब 0 पर पहुंच गए हैं। पिता के महामंत्री थे और अब बेटे के महामंत्री बन गए हैं। इनका एक साइकिल जो 0 का होता है वो पूरा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन ये भगोड़े कुछ कर नहीं पाएंगे। जनता ने इनको जान लिया है। ये जनता के भरोसे को बार बार तोड़ते रहे। कभी ये लोक दल में थे तो कभी बहन जी के पास आए, इतना आदर सम्मान बहन जी ने दिया, उनको भी धोखा दिया। फिर भाजपा के पास आए, उन्होंने भी बहुत पूरा मान सम्मान दिया। बेटे को टिकट दिया, इनको टिकट दिया, बेटी को सांसद बनाया। उसके बाद भी इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। बुढ़ापे में इनको लालच आ गया है। अभी अपने समाज के बारे में नहीं, देश के बारे में नहीं, गरीबों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब इनका अंत आ गया। साइकिल पूरा करके इन्होंने अपना 0 बना लिया है। अब 0 पर पहुंचने वाले। अयाज भाई से आपकी बात की प्रतिक्रिया लूंगा कि आपकी पार्टी ने अब नेवलों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने आपको बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी अब नेवलों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है। सबसे पहले मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद उन्होंने क्या नेवलों को लिया था? इन्होंने ही तो लिया था पहले। जब हमने लिया था
तब वो नेवला बनकर नहीं आए थे, अब उन्होंने अपने आप को नेवले में परिवर्तित किया। उन्होंने ये खुद बात बताया ये कि आए मैं तो थे आपके पास भी बीएसपी से वो ना सर जी, आए तो आपके पास भी वो बीएसपी से ही थे। वो और आपके ये आगे भी नहीं बीएसपी थे। में ही थे। उन्होंने एमएलसी अपनी साहब भी हमारे राजनीतिक बीएसपी से ही एमएलसी बने हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा लोक दल के महामंत्री के रूप में शुरू की थी, जिसके तो अध्यक्ष पाला तो परिभाषा बदलते गए ना बोलने सर, वाली- पाला तो बदलते गए ना। ये अहमद जी, परिभाषा- ठीक है, और अहमद जी बेटे बाद के महामंत्री के रूप में काम सफर शुरू किया था और बेटे हाँ। के महामंत्री के रूप में आकर के निश्चित रूप से ठीक है, महामंत्री ठीक है। का ही पद पाएंगे। अहमद जी, तो मेरा पाने आपसे से ये रहे। सवाल है, वो एक अपना सेकंड। जीरो का साइकिल पूरा ठीक है करेंगे सर, मैं और लौट उनका रही काम हूँ। खत्म हो सबको जाएगा। मौका देना अगर चाहिए। हम स्वामी अहमद जी, मेरा प्रसाद- बस आपसे एक सवाल है, बीजेपी कह रही है अब की बारी बाकी बिहारी। मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, पूरे 5 साल आए या फिर 2021 में जब आचार संहिता लगने वाली थी ठीक उससे एक दिन पहले आ गए? पहले में सवाल जो इन्होंने पूछा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर दागा है कि ये नेवले हैं। ठीक है, मैं इनकी बात को मान लेता है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि सबसे मैं जब नेवला इनकी हूं। पार्टी में गए तो वो नेवले थे कि नहीं थे? और अगर दल बदलो लोग नेवले होते हैं ये तो उन्होंने खुद अपनी MLC क्वालिटी खुद साहब- आज बताया आपको है। बड़ा प्रेम आ रहा है, आज ये आपको उन्होंने अपनी स्वामी क्वालिटी खुद प्रसाद बताया मौर्य कि पे वो आज आपको नेवले बड़ा हैं। प्रेम आ रहा है। अच्छा, हमने नहीं मुझे कहा। अहमद जी, मुझे ये किसी ने बताइए, उनको आज नेवला आपको नहीं बड़ा कहा। प्रेम आ मान भी रहा लेते है। हैं। कल तक जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब आप कहते थे कि ये दल बदलू है। ये बात अगर हम मान लेते हैं कि दल बदलू लोग नेवले होते हैं तो क्या एमएलसी साहब इस बात को मानेंगे कि वो नेवले हैं? नहीं। क्योंकि ये बीएसपी में पहले थे। जी नहीं, ये पहले बीएसपी स्वामी में थे। प्रसाद जी ने खुद आज ये कहा कि मैं समाजवाद नेवला, उनको देखिए, किसी ने देखिए, नेवला नहीं स्वार्थ कहा। सिद्धि की वजह से, क्योंकि उन्होंने 5 अपने साल आप वो को सत्ता में नेवला रहे, कहा 5 है। साल सत्ता में रहने उन्होंने के बाद जब स्वयं चुनाव मंच की से तारीखों खड़े का होकर ऐलान हो अपने गया आप तब को उन्होंने नेवला समाजवादी घोषित स्वामी किया। प्रसाद किसी ने मौर्य उनको जी ने नेवला जब नहीं वहाँ कहा। पे पार्टी देखा, ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब देखा वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, नौजवानों 5 साल के नहीं उनको ऊपर दिखाई दिया। ये सारी तो ये चीजें पीड़ा- दिखाई दी। ये ये पीड़ा उनको 5 बोलने साल नहीं दिया लौटी। गया। लौट- उनको 5 साल बोलने लौटने नहीं मुझे दिया लगता है गया। इसका जवाब, मुझे लगता है इसका अरे जवाब उन्हीं के एक बार साथ कुंवर मैं जामी जी से रहा ले हूं। लेना चाहिए। उन्हीं कुंवर के जामी साथ जी, मैं ठीक है, उनकी ठीक है पार्टी में रहा हूं। सर। मुझे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता ठीक से है, समझ हर लेना गोविंद जी, चाहिए था हर गोविंद। कि मैंने बसपा छोड़ी सिंह तो 1 साहब, साल रुक के जाइए। एमएलसी का पद सर, छोड़ दिया। राजनीतिक उनको रैली नहीं मुझसे है। सबक लेना चाहिए था। मैं उनका गोविंद जी, छोटा रुक जाइए। कार्यकर्ता कुंवर था। जामी जी, मुझे ये बताइए, जितनी बातें कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया, विकास का इतना काम कर दिया, उत्तर प्रदेश को जो है विकास की राह पर सबसे आगे पहुंचा दिया है, हो रहा है क्या? ये दोनों एक ही तरह के, एक सिक्के के दोनों पहलू। समाजवादी और बीजेपी को आप कह रहे हैं? दोनों बिल्कुल। हाँ एक सिक्के के दोनों एक दूसरे के पहलू। हाँ कभी ये पलट के सन, कभी ये पुतल, ये करते हैं ये लोग। ये आपके जो दोनों बगल लोग खड़े, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है कि देखिए, एक हिंदू कार्ड खेलता है, एक मुस्लिम कार्ड खेलता है और दंगा फसाद करा करके लोगों के खून बहा करके और उनके लाशों पर ये लोग राज करना कुंवर चाहते जामी हैं। जी, लेकिन बीजेपी की बी टीम तो आपको कहा जाता है। बी टीम हमको कहा जाता है, मगर बी टीम है समाजवादी पार्टी। अभी अलीगढ़ में जो टिकट दिए हैं इन्होंने, वो तीनों मुस्लिम्स को दे दिए हैं। अब हम भी अगर मुसलमान वहां उतार दें तो हम बी टीम, भाई हमें तो बी टीम कहा जाता है ना। सारी पार्टियों ने, सपा, बसपा और कांग्रेस, तीनों ने मुस्लिम दिए। ठीक है, तनुज पुनिया जी जवाब। तीनों ने मुसलमान वहां उतार दिए अलीगढ़ में सदर चीफ। देखिए, जो टिकट मिले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सारे सबकी योग्यता को देख के मिले हैं। तो बी टीम जहां हम पे- नहीं है, बी टीम आप सुन सब लेते हैं सर, सुन लेते हैं सर। नहीं, देखिए, जो योग्यता के हिसाब से मिले हैं वहाँ पे, जो काम कर रहे थे, जो या फिर उनकी लोकप्रियता ज़्यादा थी, उनको अपनी योग्यता के हिसाब से टिकट दिया गया है। जहाँ तक बी टीम की बात है, तो समाज में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है और एएमआईएम भी करती है। तो समाज में जो धार्मिक जो व्यवस्था है, उसमें बार बार जो जहर घोला जाता बड़ा है, आरोप हरगोविंद जी आपके ऊपर लगा। पोलराइजेशन करा जाता है, हरगोविंद वो जी, यही बड़ा तो आरोप पार्टी आपके ऊपर करती है, लगा है। इसलिए टीम बी टीम लेकिन कहा जिन्ना जाता का, है। लेकिन जिन्ना का जिक्र तो ना भारतीय जनता पार्टी करती है सर। जिन्ना का जिक्र तो या तो समाजवादी की तरफ से आता है या कांग्रेस की तरफ से आता है। देखिए, जो भी जिक्र जी, अब कर रहे हैं, जिन्ना जिन्ना पैदा का हो गए किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर तो है ना। जिन्ना के जिक्र की हम लोग शुरुआत तो महात्मा समाजवादी गांधी जी पार्टी की की तरफ से विचारधारा हुई, को सर। जिन्ना- फॉलो करने वाले लोग हैं। हाँ। भाई चुनाव मुसलमानों आता है का तो कार्ड जिन्ना कहाँ से खेलना आ तो जाता है जिन्ना सर? को पैदा नहीं, करना। हम हमेशा मेरे को महात्मा लगता है गांधी जी के कि फॉलो मुझे- करने वाले लोग हैं। हमारे हम देश के- महात्मा गांधी की विचारधारा को इस प्रदेश के अंदर जब जिक्र गन्ना का होना चाहिए, उस वक्त अगर जिन्ना का जिक्र होता है तो ये शायद छलावा है देश की, प्रदेश की और बाराबंकी की जनता के साथ। कभी कांग्रेस पार्टी राम खुदाई की विचारधारा में चलती है, न राम को ही ठीक से मानती है, न खुदा को ही ठीक से मानती है। जब जरूरत पड़ती है तो कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो टोपी लगा के इफ्तार करने लगते हैं। ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये देखिए, धर्म की राजनीति, रहना कहाँ धर्म की चाहिए? राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी की नहीं है, न आगे कभी करेगी।
न जनेऊ की न टोपी ठीक है, की। मुझे लगता है हम लोग जिन्ना का सीधे जिक्र सीधे छोड़कर सिर्फ मुद्दों पे विकास पर बात करनी करेंगे। चाहिए। जिन्ना का जिक्र सिर्फ- छोड़कर विकास पर बात करनी चाहिए। हाफिज जी, मुझे ये बताइए सर, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीटें जो बताई गई कि आखिर कौन सीट पर कौन उतरा है, उसमें मुझे बताइए 107 सीटों में से हमने देखा 68% सीटें जो हैं वो पिछड़ा वर्ग को दी गई, महिलाओं को जो है दी गई, और उसे जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बताइए उसकी काट है आपके पास, क्योंकि सीटों को टारगेट किया गया है, जातिगत समीकरण को टारगेट किया गया, उसकी काट है आप लोगों के पास? समाजवादी पार्टी का अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है और मुझे पूरा भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि जो जनपद के अंदर या प्रदेश के अंदर जो भी जिस समीकरण के हिसाब से होगा उसमें सबका ख्याल रखा जाएगा। अब किसी के ऊपर अभी से कह देना कि फला आ रहे फला सीट पे, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में देखिए नहले पे दहला होगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब देना चाह रहे सर। देखिए, जिन्ना का जिक्र तो जरूर करते हैं, मगर आजम खां 2 साल से जेल में, उनकी कोई फिक्र जिन्ना नहीं, छोड़ देते ना सर, उनकी कोई फिक्र नहीं। मुद्दे पर जिन्ना छोड़ जो देते। आदमी फाउंडर मेंबर था जिसने पूरी जिंदगी लगा दी समाजवादी के पीछे, पूरा परिवार जेल में है, उसको समाजवादी की चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा आजम साहब के साथ दिया और साथ देंगे, साथ देते रहेंगे। अब्दुल्ला आजम साहब शायद रिहा हो चुके होंगे, अरे वो साहब, कल मिलने आकर तक के के प्रेस लोग नहीं कॉन्फ्रेंस गए कर हैं देंगे उनसे आज तक के। और इनको बताने का काम ये करेंगे। तो कहिए हमारे नेता ने वहां जाने की पेशकश कर दी तो कुछ थोड़ी बहुत फुरफुरी शुरू हो गई, थोड़ी बहुत फुरफुरी इनके नेता के जाने से शुरू हुई है। इनके बारे में बस बहुत कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। लेकिन ये जब इनका अपने बड़े confidence और बुजुर्गों इनका की बात समीकरण तो नहीं बहुत शानदार है, मानते, जैसा कि बता रहे जब हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को ये नहीं मानते, ये उनके लीडरों की बात नहीं मानते, नहीं, क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने यही तो कहा था कि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं होगी, हमारा ऐसा- पार्टी में हिंदू ऐसा लीडर आपके होगा, हम कहने उनके से साथ में चलेंगे। क्यों आज मुसलमानों की जो हक और मुसलमानों ने हुकूक की बात समाजवादी नहीं पार्टी होगी? के नेता अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है? क्यों ये अलग हम लोगों से अलग चल रहे हैं? अरे जब ये देश में सिर्फ लड़ाने के लिए, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं। सिर्फ लड़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए, जैसे गंधभेदी वो नारे देती है, ऐसे एमआईएम भी कर रही ये है। बड़े आरोप तो वाकई बीजेपी पर लगा करते हैं, इसकी प्रतिक्रिया क्या आप देंगे? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी हमारे भाई जनता साहब ने पार्टी कहा। किसी को लड़ाने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसी नारे के आधार पर हम काम कर रहे हैं और हमने कोई भी ऐसी योजना नहीं हरगोविंद जी, बनाई लेकिन है आज अखिलेश जो यादव- किसी को वंचित करती हो। सुनिए ना किसी सर, गरीब को, किसी सुनिए ना मजदूर सर, आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए अयोध्या से चुनाव जो है नहीं लड़ रहे हैं, अब योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं। अच्छा है कि 2 दिन पहले गोरखपुर चले गए थे, अब वहीं रहने की जरूरत है, लखनऊ लौटने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी को शायद ये पता नहीं है कि नाथ संप्रदाय में खिचड़ी के पर्व का कितना बड़ा महत्व होता है। किलो में नहीं, ट्रकों में खिचड़ी वहाँ चढ़ती है, क्विंटलों में वहाँ पर घी आता है। गांव का गरीब अपनी खिचड़ी जो फसल पैदा करता है चढ़ाने आता है नाथ संप्रदाय में खिचड़ी के लेकिन सर ना, इस खिचड़ी पर भी समाजवादी पार्टी ने तमाम तरह के ट्वीट किए हैं इस खिचड़ी को लेकर। हमेशा वहाँ रहते हैं खिचड़ी का ये वास्तविकता है और इसका जवाब मैं भाई जैसी कोई जगह तो है नहीं जहाँ पर चल के नाच वगाना देखे। ये तो वास्तविकता है, ये पहली बार नहीं है। गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर रहते थे, सांसद थे, तब भी वो त्योहार है वहाँ उनके जाते बीच थे। में रहना उसके बाद चलेगा। अगर खिचड़ी को लेकर पलटवार समाजवादी पार्टी करती है तो भारतीय शायद जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही इनको पैदल दौड़ा दिया। पहले कहा मथुरा से लड़ेंगे, फिर कहा अयोध्या से लड़ेंगे। अब इनसे वो तो कहते सर हैं कि पार्टी का बाबा, अंदरूनी फैसला है आपको ना। गोरखपुर जाना है इसलिए पहले ही पहुंच जाइए। अखिलेश जी और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? के बारे में सोच सकते हैं। अखिलेश जी आवे कहाँ से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे? शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जी हमें दरियाबाद में लड़े चुनाव। प्लीज, मैं चुनाव अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर कोई बातचीत नहीं एक है। सेकंड, सर हाफिज जी ये बताइए आपको क्या दिक्कत है अगर योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो? समाजवादी को क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का फैसला है कि दिक्कत कोई अयोध्या नहीं, से लड़े, इनको केवल गोरखपुर से हिंदू लड़े। मुस्लिम, हिंदू आपको मुस्लिम क्या करना दिक्कत है। ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? के ही दोनों नेता ने पार्टियों तो का कहा हिंदू था मुस्लिम। पहले कि जवाब ले मथुरा लेती से हूँ मैं। लड़ेंगे। हाँ, बताइए आपको क्या उनके दिक्कत है? नेता ने कहा था मथुरा से लड़ेंगे, हाँ, उनके नेता ने कहा किसने था ऑफिशियल अयोध्या से स्टेटमेंट लड़ेंगे। दिया? आपके भी जो सपा अध्यक्ष है उन्होंने भी तो कहा था योगी जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अगर आला कमान डिसाइड करेगा तो मैं भी अपोजिट साइड पे उनके चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये लड़ेंगे क्या कहा- अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनाव? उन्होंने लड़ेंगे कहा क्या? था- खुद ही आला कमान है आके बताइए, लड़े। बताइए। डिसाइड क्या अखिलेश जी करना? कहाँ से लड़ेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इस बार अखिलेश जी भी चुनाव राष्ट्रीय लड़ने आ रहे नेतृत्व हैं। हमारा तय करेगी। उन्होंने एक अपने डिबेट में अपनी कहा पार्टी था। की बात आई तो आला और कमान तय करेगा, भारतीय संसदीय जनता बोर्ड पार्टी तय की बात करेगा। आई तो हमारे हम वहाँ चाहते पहले हैं कि से वो बोला वहाँ से नहीं चुनाव जाता है। लड़े। अरे वहाँ आला तय कमान करेगा कहाँ है? जिसको वही जहाँ आला से है, वही लड़ना है। कमान है। हाँ और अगर रही बात योगी जी के सामने की, योगी जी के सामने लड़ने की, तो आपने देखा इससे पहले गोरखपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरा चुके हैं और जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी फिर से लड़ेंगे और हराने का काम करेंगे। तनुज पुनिया जी से जवाब ले लेते। तनुज पुनिया जी, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, दिक्कत समाजवादी को हो रही है, एमआईएम को हो रही है, आप लोग को भी कोई दिक्कत है? लग रहा है कि आप कहीं से भी लड़े, कहीं से भी लड़े, जी हारना उनका तय है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब हमको नहीं चाहिए, हमको बर्दाश्त नहीं है। आप गांव में गलियों में निकल जाएं तो गरीब आदमी आज यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश को बर्बाद किया है उस प्रकार से किसी और पार्टी अगला ने सवाल भी मैं आप ही से पूछूंगा। कांग्रेस इस बार अपने आप को इस चुनाव में कहां पर देखती है? क्योंकि कांग्रेस बड़ा जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन जनाधार के नाम पर जब हम जाते हैं ग्राउंड जीरो। रिपब्लिक भारत पर इस समय की बड़ी खबर, 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। रोड शोज, पद यात्रा, बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी। इस समय की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, उसकी जानकारी रिपब्लिक भारत ने आपसे साझा की। आपको बता दें कि 4 घंटे तक इलेक्शन कमीशन की बैठक चलती रही, जिसमें विचार विमर्श हुआ, मंथन का दौर चला और उसके बाद से परिणाम अब ये निकला है कि 22 जनवरी तक सभी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ रोड शो, पदयात्रा पर भी रोक जारी रहेगी। वो बाइक रैली हो, नॉर्मल रैली हो, किसी भी तरह का ऐसा कार्यक्रम जिसमें लोग इकट्ठा हो सके, उसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और इस बीच हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 4 घंटे के मंथन के बाद से परिणाम ये निकला है कि 22 तारीख तक सभी रैलियों, रोड शो पे रोक लगा दी गई है। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपने दर्शकों को ये बताया था कि ये सूत्र बता रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन एक छूट और दी गई है कि किसी भी इंडोर मीटिंग में उस हॉल की क्षमता के 50% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और अधिकतम 300 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो यानी एक छोटी सी रियायत दी गई है कि जिस तरह से पार्टियां अगर कोई इंडोर मीटिंग करना चाहती हैं तो उसमें अधिकतम 300 लोग होंगे, लेकिन उस जो हॉल में मीटिंग हो रही है उसमें कम से कम 50% जो होंगे उसकी क्षमता के, उस हॉल की क्षमता के 50% लोग ही होंगे। ये पेंडेमिक को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये थोड़ी सी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से छूट दी गई है। बाकी जो पहले 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिन जिन चीज़ों पे, रैलियों पे, मोटर बाइक रैली पे, तमाम ऐसी चीज़ों पे प्रचार पे जो रोक लगाई थी वो रोक जारी रहेगी। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताया था कि जब ये मीटिंग चल रही थी उस दौरान स्वास्थ्य सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और एक मत में राय ये बनी कि जो आंकड़े बता रहे थे, जो पेंडेमिक के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए सबने यही सलाह दी थी और इलेक्शन कमीशन के तीनों कमिश्नर जो थे उस पर ये सहमत थे कि इस स्थिति में हमें अभी छूट देना उचित नहीं होगा और 1 हफ्ते के लिए इन लोगों ने जो रोक थी उसको बढ़ाया है। 1 हफ्ते बाद फिर इसी तरह से मीटिंग होगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी होगी कि पार्टियां, जो सियासी पार्टियां हैं अखिलेश, वो इसे कितना मानते हैं, कितना फॉलो करती है, क्योंकि इससे पहले कल ही हमने देखा एसपी मुख्यालय के बाहर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद से केस दर्ज हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई। बिल्कुल, वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर संज्ञान लिया। वहाँ के अधिकारी को का ट्रांसफर सस्पेंड किया गया। साथ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बाकायदे पोस्टर लगाया गया कि ये चेतावनी है कि इन तरह के जो इलेक्शन कमीशन के नियम है उसका सख्ती से पालन किया जाए। तो ये एक तरह से अगर कोई इकट्ठा करता है, अब इलेक्शन कमीशन ने इसी को देखते हुए कि चूंकि नॉमिनेशन करीब आ गया है, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन हो रहा है, लोग मीटिंग करेंगे, बंद कमरे में या बंद हॉल में मीटिंग होगी, उसकी क्षमता के 50% ही लोग वहां रहेंगे और अधिकतम अगर इंडोर स्टेडियम टाइप का कोई बड़ी जगह है तो वहां 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लोग आपस में उस SOP को मानना पड़ेगा जो कि पेंडेमिक के समय से लागू है कि लोगों के बीच दूरी बनाकर रखी जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा, मास्क प्रॉपर लोग पहने होंगे, ये सारी चीज़ें लागू होंगी। और ये इलेक्शन कमीशन का मतलब भी यही है कि चुनाव हो लेकिन इसकी वजह से कोरोना न फैले, इसका भी ध्यान रखा गया है। बेशक इसी वजह से हॉल की क्षमता से आधे लोगों को संबोधित किया जा सकेगा
और साथ ही साथ जानकारी यह है कि इसी के साथ छोटी सभाएं जो होंगी उनको इजाजत, यही छोटी सभा आप समझ सकते हैं, छोटी सभा यानी कि आधे लोग कम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी, इलेक्शन कमीशन ने छोटी सभाओं को इजाजत दी है। इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है। ये लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि आपसे अखिलेश भी साझा कर रहे थे, 300 से कम लोग इसमें शामिल हो सकेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इस समय की बड़ी जानकारी, इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है। क्या कुछ फैसला लिया गया है 4 घंटे के मंथन के बाद से, 4 घंटे के विचार विमर्श और चर्चा के बाद से क्या फैसला लिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है, लेकिन 22 तारीख तक सभी रैलियां जो आउटडोर होनी थी, यानी कि बाहर खुले मैदान में होनी थी, अलग अलग जगहों पे होनी थी, सभी रैलियां, कार्यक्रम जो होते हैं जिसमें भारी भीड़ जुटती है, साथ ही साथ जो रोड शोज होते हैं, वो सभी रोके गए हैं 22 तारीख तक। इस बीच रिपब्लिक भारत की चुनावी बस जो है वो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मैं सीधे आपको चुनावी बस के पास ले चलूं। स्थापना हो रही है। करोड़ से ज्यादा की सड़कें हैं, क्या वो वाकई धरातल पर है? क्योंकि आप बड़ी लंबी लिस्ट लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद में बीजेपी ने एक बड़ा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बजट 1 रुपए का नहीं, कहीं से भी बजट नहीं। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने जनपद के अंदर कोई काम नहीं किया है। इनका काम सिर्फ हर चौराहे पे सांड की शक्ल में मिल जाएगा, उसको आपको देखना हो देख लीजिए। ये दूसरी चीज अगर इनका और काम देखना हो तो और आगे चले जाइए। ये आजकल ये नारे दे रहे हैं, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब आप बताइए कितनी बेवकूफी वाली बात है। राम को ये लोग लेकर जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे सर। नहीं बात जो है पूछी जाएगी। काम पे जाएंगे सर, काम पे जाएंगे, पहले ये लोग आए, पहले ये लोग आए या राम जी आए, जनता को मिली है। हम इनसे सिर्फ इतना पूछा, 5 काम भारतीय जनता पार्टी वाले बता दे जिले के अंदर जो इन्होंने काम किए हैं। हमारा काम ये जो बाएं हाथ पे ऑडिटोरियम देख रहे हमारा बनाया हुआ है, दाहिने हाथ पे ये बिल्डिंग देख रहे हमारी बनाई हुई है, सामने बिल्डिंग वो भी हमारी बनाई हुई है। जनता ने आपको क्यों न कहा? बाराबंकी की जनता ने 5 साल सरकार में रहे और 5 साल विधायक रहे, फिर बाराबंकी की जनता ने आपको क्यों इसी को कब तक खाओगे, कब तक गिनाओगे इसको? बाराबंकी की जनता ने आपको क्यों न प्रसार करके मुसलमान भाईचारा कब्रिस्तान पाकिस्तान करके बरगला करके इन्होंने वोट लिया था। बड़ी संख्या में कब्रिस्तान बना। सपा और भाजपा दोनों का यही हाल है। हाफिज जी, आप कह रहे हैं राम का जिक्र करें, आप भी तो कह रहे हैं हरे हरे घरे घरे, समाजवादी पार्टी घरे घरे, मथुरा में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप कृष्ण का जिक्र करें, आप उनके ऊपर राम को लेकर टारगेट करें, आप भी तो अब धर्म की राजनीति पर आ गए हैं। हम तो आप ये दोनों लोग केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, बस यही दोनों पार्टियों के मुद्दे हैं। कभी इन्होंने इंसानियत की बात नहीं की, समतामूलक समाज की बात नहीं की, धर्म की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, किसानों के हित की बात नहीं करेंगे। उनको मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जब आज ही आपके अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने तो 2 मंदिर बनवा दिए और आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। छोड़िए सर, हमेशा चाहे सपा हो चाहे उन्होंने बात क्यों, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों लोग हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव ने शुरू किया था। कैची जीवी वाला सवाल भी मैं बीजेपी के पास लेकर जाऊंगा। इन्होंने कहा कि काशी के काम की शुरुआत कॉरिडोर के समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुई थी। कैची जीवी आपने शुरू कराया था, मंच पर कहेंगे, स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूं आप मुकर जाएंगे भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं, मंची पे तो कह रहा हूं इस बात को। काशी का निर्माण जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था, सबसे पहले हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसका शुरू किया था। उस काम को आपने आगे बढ़ाया। कोई काम आपने नहीं किया था। सारा काशी के विकास का, कॉरिडोर के विकास का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कराया। हमारे सारे कामों को, हमारे सारे कामों को कौन से साल में भूमि अधिग्रहण हुआ था, बताइए मुझे जरा। कौन से साल में भूमि अधिग्रहण हुआ था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए? 2017 से पहले। 2017 से पहले आपकी सरकार थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बजट तो पास नहीं हुआ था। स्टार्ट का डेटा उठा करके देख लीजिए। नहीं सर, देखिए मैं चाहती हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जिक्र था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी आपने कहा कि वो हमारी देन है। हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो सपना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट, अरे चाचा भतीजे का झगड़े का कारण ही पूर्वांचल एक्सप्रेस था।
1600 करोड़ रुपए का उसमें कमीशन खाया गया। इन्होंने इसी के लिए मान भारतीय लिया। जनता में झगड़ा हुआ और जब वो टेंडर इन्होंने रिवाइज मान किया तो गया लिया। इसीलिए तो भाई भतीजा में ठीक है फूट सर, पड़ गई। सुरेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। मैं सवाल कर रहा हूं बीजेपी के साथियों से भी और सपा से भी। मेरा सवाल है कि नौजवानों किसानों के और गरीबों मजदूरों के लिए जो योजनाएं बहन कुमारी माथी जी ने चलाई थी, मेरा सवाल बीजेपी और सपा के दोनों लोग सुनेंगे, दोनों लोगों से है। जो योजनाएं बहन जी ने चलाई थी वो योजनाएं सपा की सरकार ने बंद कर दिया। इन्होंने बीजेपी ने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बजट 1 रुपए का नहीं। बहन कुमारी माथी जी ने कोई नारा नहीं दिया, लेकिन जब बेटी पैदा होती थी, पैदा होते ही उसका आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन होता था और 18 साल की शादी लायक होने पर 1 लाख लखपति बनाने का काम बहन जी ने शुरू किया था। सपा की सरकार ने बंद कर दिया, बीजेपी की सरकार ने इसको शुरू तक नहीं किया। दूसरा यह है बेटी को पढ़ाने के लिए 25,000 रुपए एक साइकिल दे करके बेटी को पढ़ाने की व्यवस्था बहन जी ने शुरू किया था। सपा की सरकार ने इसको बंद कर दिया, बीजेपी की सरकार ने इसको शुरू भी नहीं किया। ठीक है, आपने दोनों सवाल पूछे। मैं बीजेपी से कुंवर जामी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी सवाल है कि फिर मैं जाऊंगी बीजेपी के पास। जो योजना शुरू की थी जिससे गरीब को लाभ मिल रहा था। ठीक है, कुंवर जामी जी कहिए। देखिए, ये सपा और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों धर्म और जात पे राजनीति करते चले आ रहे हैं। आप धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समतामूलक समाज की बात कर रहा हूँ। मन से ओवैसी जी जो है सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, आज तक मन से मैं तो 275 लोगों के आवेदन हुए हैं, ठीक लगता है क्योंकि आप सभी धर्म और जात के बयान मंचों से देते हैं ना, वो किसी से नहीं छिपा। बीएसपी के अलावा बाकी सारी पार्टियां केवल धर्म अगर इस तरह की बात यहाँ पर रिपब्लिक भारत के स्टेज पर कहते हैं ना सर, तो फिर तमाम सवाल मेरे पास पूछने के लिए। जो कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम बीएसपी ने नहीं किया। बोलने दीजिए। मुस्लिम 70 साल आजादी के बाद से सारी सेकुलर पार्टियों से ठगा गया है। देखा सर, यही होता है धर्म की राजनीति, यही होती है धर्म की राजनीति। जो आप कर रहे हैं, आप सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहे हैं, यही होती है धर्म की राजनीति। सर जवाब दीजिए। हरगोविंद सिंह जी, तमाम सवाल आए हैं सर बीएसपी की तरफ से, जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम नहीं किया। आपने एक बिंदु पर काम किया। हम बेटी की गर्भावस्था में आने से लेके उसके अंतिम समय तक, जब तक वो पढ़ लिख कर बड़ी ना हो जाए, जब तक वो अगर कभी उसको कोई दिक्कत आ जाए, हम हर कदम पर खड़े, हर संस्कार में उसके खड़े हैं। क्योंकि अब हमें शो खत्म करने में जाने से पहले, ठीक है, बजट बता दें कौन सा बजट है। शो खत्म करने जाने से पहले नहीं सर, बात कर रहे हैं, जाने से पहले सबसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर आप लोग किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर सवाल सुनिए, सर सवाल सुनिए। अब समय कम है सर, आप ये बता दीजिए कि जब आप बाराबंकी की जनता के पास जाएंगे तो किन मुद्दों पर जाएंगे? सबसे पहले शुरुआत आप ही से मैं करूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी जो समाज को एक संदेश दिया है, गुंडे माफियाओं को कुचलने का, उनका दमन करने का काम किया। अगर हमारे घर में कुछ है तो सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। ये जो संदेश दिया है समाज को बचाने का काम, उसके एक अकेला मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हो जाए। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के मुद्दे हमारे हमेशा से जो थे वही रहेंगे। हमारे किसान खेती बाड़ी का मुद्दा रहेगा, हमारा युवाओं के रोजगार का मुद्दा रहेगा, हमारी महिलाओं की शिक्षा, युवाओं की शिक्षा का मुद्दा रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था जो रही है, वो भी मुद्दा हमारा रहेगा। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ जाएगी जनता के बीच? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका मुद्दा क्या रहेगा? उन्होंने जब आप जनता के बीच बैकवर्डों को नेवला कहा है। बैकवर्ड सभी सुन रहे हैं। नहीं, बैकवर्डों के नेवला कहा है, बैकवर्ड सुन रहे। इसका जवाब 2022 में, इसका जवाब 2022 में देगी जनता। जनपद के अंदर इसका जवाब महिला देगी। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? हरगोविंद जी नहीं, हरगोविंद जी सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। पास जाएंगे, आप अपने मुद्दे बताइए। समाजवादी पार्टी 2012 में जो 17 तक काम किया था, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2006 में 6 विधानसभा सीटें जीत करके आएगी। बहुजन समाज पार्टी नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी, किसानों का आय दोगुनी करने का काम करेगी, बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए उनको शिक्षा और रोजगार देने के लिए व्यवस्था करेगी। ठीक है, कुंवर जामी जी, कुंवर जामी। बेरोजगारी हमारे और महंगाई, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि बाराबंकी की जनता जब
वोट करेगी, वोट वाला दिन होगा, वो खुले तौर पर जो है अपने घर से निकले। हम लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि अपने घर से निकले, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। रिपब्लिक भारत और बस का सफर लगातार जारी है। एक बार फिर मिलेंगे किसी और नए शहर के साथ। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को आपने सुना, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। अब जनता के हाथ में फैसला है कि वो किसको चुनती है। रिपब्लिक भारत की बस लगातार उसका कारवा बढ़ता रहेगा। हम कल अगले जिले में आपको मिलेंगे। आज कू ऐप और रिपब्लिक भारत की बस का सफर बाराबंकी के लिए बस यहां तक का। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।